लाइन होती है, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल होते हैं अल्फा बीटा और गामा, और वो तीनों के तीनों इक्वल दे रखे हैं। तो एक्सरसाइज 11 हाँ अभी देख रहा हूँ, अभी देख एक्सरसाइज 11.1 का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। Exercise 11.1 का क्वेश्चन 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स का मतलब क्या है? सिंस द लाइन इज मेकिंग इक्वल एंगल्स with the coordinate axes, so अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू थीटा मान लो से, ठीक है, ये तीनों के एंगल सेम हो गए। तो L इज इक्वल टू क्या होता है cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा, L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा और N इज इक्वल टू होता है cos गामा। मैंने अल्फा बीटा और गामा तीनों को ही थीटा के इक्वल मान लिया है, तो L इज इक्वल टू हो गया cos थीटा, M भी cos थीटा और ये भी cos थीटा, तीनों ही cos थीटा हो गए। सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो L स्क्वायर का मतलब है cos स्क्वायर थीटा, M स्क्वायर का मतलब भी cos स्क्वायर थीटा और N स्क्वायर का मतलब भी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो वो पूछ रहे हैं कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, देयरफॉर L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। डायरेक्शन कोसाइंस हमारे ये हो गए, तीनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कौन सा है सर? शॉर्टेज डिस्टेंस आता है इसके बाद। हाँ मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट और सिक्स क्वेश्चन, 11.2 का फर्स्ट और सिक्स देखते हैं जरा। का पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस दिस दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस, तो जो हमको तीन लाइन दे रखी हैं उनके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको ये शो करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, हमें ये शो करना है कि वो जो लाइंस हैं उन लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इनके हमको डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। शो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस दिस। फर्स्ट लाइंस DCs, पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है 12/13 माइनस 3/13 minus 3/13 माइनस 3/13 और माइनस 4/13। तो पहली लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो ये है 12 माइनस 3 और माइनस 4। तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए x minus 12/9। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू A/√। रेशियो होगा 12 -3 -4। तो
तो आप ये देखिएगा कि L की वैल्यू ये होती है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M की वैल्यू होती है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस में हमेशा जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो तो सेम ही आना है, ठीक है। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, ये तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं ये उसके डायरेक्शन रेशो हो गए, ठीक है। It implies that DRs are 12 minus 3 और minus 4, ठीक है। अच्छा, अब इनको क्या बोल देते हैं, A1, B1 और C1, A1, B1, C1। ऐसे ही सेकेंड लाइन्स DCs, वो क्या दे रखा है, 4/13, 12/13, 3/13। तो DRs इसके क्या हो गए, 4, इसको बोल दो A1, सॉरी A2, B2, C2, A2, B2 और C2, ये हो गया। तीसरा देखिए, थर्ड लाइन्स डायरेक्शन कोसाइंस 3 minus 4 12, तो रेशियो हो गया ना। हाँ। A3 B3 C3 ये हो गया। अभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर शो करना होता है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मस्ट बी इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर होना चाहिए। लास्ट टाइम ये कंडीशन देखी थी। तो अब आप क्या करें, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कैलकुलेट करो। 12 इंटू 4 minus 36 माइनस 3 इंटू 12 प्लस minus 4 into 3 माइनस 4 इंटू 3 48 minus 48 माइनस 36 माइनस 12 0 आ जाए। 48 minus 48 is equal to 0. It implies that line 1 is perpendicular on line 2. Line 1 और line 2 आपस में perpendicular है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, L2 और L3 का देखेंगे। तो A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 A2 A3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 प्लस B2 B3 कितना हो जाएगा, 12 इंटू माइनस 4 प्लस C2 C3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12 3 12 माइनस 48 और 36। तो 36 प्लस 12 इज अगेन 48 माइनस 48 कैंसिल आउट होकर 0। जब ये 0 आ गया तो इट अगेन इम्प्लाइज दैट लाइन 2 इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन 3। ये हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L2 L3 पर है तो L1 भी L3 पर परपेंडिकुलर होगा, वो पैरेलल भी हो सकते हैं। समझ रहे हो कि अगर मैंने बोल दिया कि लाइन 1 जो है वो लाइन 2 पर परपेंडिकुलर है और लाइन 2 जो है वो लाइन 3 पर परपेंडिकुलर है तो L1 और L3 पैरेलल भी हो सकते हैं। तो मुझे L1 और L3 को अलग से करके दिखाना होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि तीनों ही एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस का बनता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस ये भी तो एक लाइन है, वाई एक्सिस ये भी एक लाइन है और जेड एक्सिस ये भी एक लाइन है। इसका इसके साथ 90 डिग्री, इसका इसके साथ 90 डिग्री और इसका इसके साथ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ही बनता है एंगल। एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो या एक्स जेड ले लो। तो हमने एक्स जेड लूँगा यानी कि लाइन 1 और लाइन 3 लूँगा। बताओ भाई हर्षिता क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अब जरा देख लीजिए फिर क्या करेंगे, कौन सा लेंगे, A1 B1 C1 और A3 B3 C3 ये ले लेंगे। तो A1 A3 B1 B3 C1 C3 कर लो कैलकुलेट, वो वैल्यू इन्होंने ऐसी दी है कि वो मल्टीप्लाई करके वो होगा ही होगा, है ना। 12 into 3 प्लस -3 into -4 प्लस आगे क्या है -4 into 12. -4 into 12 36 plus 12 minus 48. 48 minus 48. L1 is perpendicular on L3. Yes. Therefore, L1, L2 and L3 are mutually perpendicular to each other. Are mutually perpendicular to each other. ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आपका था कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखिए वो बोल रहे हैं फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस, पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। तो हमें क्या करना होता है कि हम ये देखेंगे फाइंड द कार्टेशियन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। तो गिवन पॉइंट थ्रू विच द रिक्वायर्ड लाइन, यहाँ लिखना क्वेश्चन नंबर 6 में, गिवन पॉइंट through which the required line passes is वो जो पॉइंट होता है ना जिससे रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन मेरे को बनानी है, जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है, वो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको मैं x1 y1 z1 बोलता हूँ। तो वो क्या दे रखा है, -2 वो दे रखा है हमको -2 4 -5। तो x1 y1 z1 -2 4 -5 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब वो बोल रहे हैं कि एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस, ठीक, द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू वो किसके पैरेलल है, x plus 3 by x plus 3 upon 3 y minus 4 by 5. y minus 4 upon 5 Z plus Z plus 8 upon 6. z plus 8 upon 6। इसको दोबारा लिखते हैं कैसे, Cartesian vector form. कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे x minus -3 x minus x1 होता है ना, तो x minus -3 upon 3 y minus 4 upon 5 और z minus -8 upon 6। तो अगर कोई भी लाइन जो है उसकी मैं कार्टेशियन इक्वेशन बनाता हूँ तो उसमें x minus x1 y minus y1 z minus z1 तो न्यूमरेटर में आता है। तो वो x1 y1 z1 वो पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट से होकर वो लाइन गुजर रही है। पहली चीज़, डिनोमिनेटर में a b और c आता है, ये a b c होते हैं डायरेक्शन रेशो किसके, वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन वो b वेक्टर के डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो b वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन उसकी, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो नई लाइन हमको बनानी है उसके डायरेक्शन रेशो भी यही होंगे। सर न्यूमरेटर में जो नंबर्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं और डिनोमिनेटर डायरेक्शन रेशो। नहीं, न्यूमरेटर में जो नंबर होते हैं ना ये होता है पॉइंट्स कि जिस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है, x1 y1 z1, ठीक है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जब मुझे दो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, उन्होंने बोला है कि आपको एक नई लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल है,
तो ये जो नीचे दे रखा होता है ना ए बी और सी, ये क्या होता है, ये वो जो बी वेक्टर था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 8k कैप, समझ गए, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। और ये जो होता है ना, ये वाला जो वेक्टर होता है बी वेक्टर, इसको बी वेक्टर बोलते हैं, इसको डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं, डायरेक्शन वेक्टर। तो अगर कोई दो वेक्टर्स, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब उनकी डायरेक्शन तो सेम होगी ना, उनकी डायरेक्शन सेम होगी। पॉइंट ये दे रखा है, डायरेक्शन वेक्टर ये दे रखा है। हाँ, हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं कि r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, हाँ, और एक होती है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a। बी वेक्टर माइनस ए हाँ। वेक्टर। यहाँ पर क्या होता है, ये जो दूसरी वाली आप बोल रहे हो, ये वो है कि लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो इसमें जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ए वेक्टर तो वही होगा x1 y1 z1 पहला पॉइंट, और जो बी वेक्टर है वो क्या होगा, बी वेक्टर होगा दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके मैं क्या निकालूंगा, ए बी वेक्टर निकाल लूंगा एक तरह से। हाँ। तो डायरेक्शन आ गई ना, उससे डायरेक्शन आ गई ना। तो लैम्बडा के साथ भाई शुरुआत में तो ए वेक्टर ही आना है, और लैम्बडा के साथ आप लिखेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जब दो पॉइंट्स दे रखे हैं। अच्छा सर, b माइनस a वाली इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब हमें दो पॉइंट्स दिए जब हमें दो पॉइंट्स दे रखे होंगे, जब हमें एक पॉइंट दे रखा होगा और एक डायरेक्शन दे रखी होगी कि भाई जो वेक्टर है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो तब मैं उसको सीधा सीधा बी वेक्टर बोलूँगा दूसरे वाले को। पहले वाले तो ए वेक्टर तो पॉइंट का होगा। तो अब आप ये देखो, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई भाई, हर्षिता, निकुंज, पार्थ, ठीक है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, तो अब करना क्या है कि भाई ये वाला जो इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो जो नई लाइन बनेगी वो भी तो उसकी भी तो डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है ना सर, सर मेरे पास स्पीड रन करी थी, जैसे क्या क्या स्पीड रन करी थी, जैसे उस दिन मैथ्स लिए करी थी ना, हाँ, आज मैंने अकाउंट्स लिए करी। अच्छा, कोलैप्स हो गया क्या? हाँ, हो रखा है, सोने वाला है। कैलकुलेशन तो बड़ी फास्ट होगी ना तुम्हारी अकाउंट्स वाली की। ऐसा लगता है प्लस ऐसा उम्मीद होती है बट पर नहीं होता। नहीं होती। परसेंटेज प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट तो अगर पॉइंट्स में जैसे गंदा वाला पॉइंट आ जाए तो मैं ये चीज़ नहीं होता। स्क्वायर 27 का स्क्वायर, ये तो यार नहीं अच्छा ये आता। नहीं पता, 20 नहीं तो पॉइंट का है गंदा नहीं वाला but थोड़ी है। इतना भी नहीं आता, हमें आदत होती है, जैसे मोस्टली फिगर्स वो हमें कुछ याद हो figures जाती ऐसी याद हो है। जाती है, जैसे जो बार-बार एक- repeat होती है। हम ट्रिक भी करते हैं, जैसे 80,000 का 20% निकालना है, हम पहले 10% निकालते हैं, 8,000 वो है, पता है, generally इंक्लूड कर हर देते कोई भी करता है। हैं। नहीं करते, नहीं, हाँ। हम सारी कॉमर्स वालों से करते हैं, इसलिए होता है मतलब। क्यों वो भी कर लेगी तो वो सीधा 16,000 ही लिखेगी, वो भी अच्छा, अगर कोई वो ये लगा के नहीं करेगी। नहीं, अगर कोई ये बोलता है, जैसे मान लीजिए ये बोलता है कि भाई आप कोई एक प्रोडक्ट है और ये कहते हैं कि इस प्रोडक्ट पर ना 12% टैक्स लग रहा है और ये इस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है, तो वो कैसे निकालते हो आप? सर कॉस्ट प्राइस जो है हाँ, उस पे टैक्स लगा नहीं सकते हम कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे नहीं टैक्स नहीं, लगता मैं है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, छोड़ नहीं, मैं इतना मैं फंडा नहीं कह रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, हाँ। ये चलो ये बोल दिया जाए कि इसका जो प्राइस है उसमें 12% और जुड़ेगा, हाँ। उसमें 12% और जुड़ेगा, तो वो कैसे करते हो उसका 100 कुछ? रुपए का 12%, 12 रुपए, 12 रुपए 12 सर इतना आसान नहीं जितना आप बता रहे हो। हाँ, नहीं इतना नहीं आसान है। अच्छा नहीं, मुझे एक बहुत शॉर्टकट तरीका बताया था, मैं सेल्स भी कर चुका हूँ, तो जब मैं सेल्स करता था तो तब हमको एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि कोई ये प्रोडक्ट है वो आप बेच रहे हो और ये बता रहे हैं कि उस पर 10% या 12% था आई थिंक उस टाइम टैक्स, 10-12 साल पुरानी बात है, तो कि 12% टैक्स है उसको ऐड, तो मैं ऐड ऐसे करता था कि कॉस्ट निकाली प्लस 12% ऑफ दैट कॉस्ट और दोनों को ऐड कर दिया। हाँ, वही तो है ना? करा वही सर, तो 100 प्लस 12 हाँ 100 हाँ है। हाँ, तो लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका बताया था, मेरे बॉस ने ही बताया था मेरे को कि जो आपकी कॉस्ट है ना, वो उन्होंने ये बताया था कि कॉस्ट में सीधा सीधा कैलकुलेटर खोलो और 1.12 को मल्टीप्लाई करो, हाँ।
और कस्टमर को कॉस्ट बता दो। तो हम ऐसे बताते थे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये करा क्या है, तो उन्होंने कहा वो तुम फंडा लगाता रहिए, इसमें जो भी है अगर यही ये शॉर्ट है। यही इसमें अगर डिस्काउंट होता तो 100 माइनस 12 करके 86 बिल्कुल सही, 88 बिल्कुल सही। तो वो 0.88 हो जाता, वो 0.88 हो जाता। तो ये एक तरीका उन्होंने बताया था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये आपने कैसे बताया? तो वो कहने लगे मैं कॉमर्स साइड से हूँ ना। मैंने कहा नहीं सर, ये कॉमर्स वाले भी नहीं करते, ये कॉम्पिटिटिव उसमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो चलिए जो भी, अगर कॉमर्स वाले कैलकुलेशन कभी पास नहीं होते। मतलब उन्होंने मेरे को ये बताया था। मैंने कहा ये फिर हुआ कैसे? मैंने कहा वो ऐड वैड नहीं करा, तो वो कहने लगे कि मेनली नहीं, सर ऐसे ही टफ हो 100% जाएगा। प्लस 12% ना, हाँ, वही हुआ है, 112%। हाँ। 112% हो गया बस। मेनली बट ये टफ हो जाएगा। मंथली दिया है 6000 हाँ? 99 का कर दो इनटू वन में यार वो बेचारे के लिए साइड हाँ, होती चलिए, रिक्वायर्ड लाइन्स इक्वेशन, रिक्वायर्ड लाइन्स इक्वेशन। तो जो नई लाइन है उसमें मुझे क्या करना होगा, और उन्होंने बोला है कि उसकी ना कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x माइनस x1 कितना है भाई? अब क्या है? माइनस 2 तो x माइनस माइनस 2 अपॉन a b c सेम रहने वाले हैं, हाँ, 3 5 6 y माइनस 4 अपॉन 5 z माइनस माइनस 8 z माइनस माइनस 5 अपॉन 6। तो ये हो गया x प्लस 2 अपॉन 3 z प्लस 5 अपॉन 6। चलिए जी, तो आंसर देख लीजिए, यही है ना 11.2 क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। सर एक और डाउट था, हाँ बताओ। cos 15 पाई बाय 4 की वैल्यू। cos 15 पाई बाई 4 बताओ। एक मिनट रुको जरा। cos 15 पाई बाय 4 15 पाई बाई, बाबा डरा रहा है अरे यार मैं तो प्रॉब्लम क्या है तेरे सर cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? कितना? cos 2 पाई माइनस थीटा कोई तो 2 पाई माइनस थीटा, माइनस cos 2 बाय माइनस थीटा इज थीटा। 2 पर माइनस थीटा हाँ तो cos पाई बाय 4 आएगा पाई बाय 4 इज 45। तो 1 बाय रूट 2 सर कैसे किया? 15 पाई बाय 4 था तो उसको 4 पाई माइनस पाई बाय 4 कुछ कर गया यार इसने आज पहली बार पाई बाय वेरी 4 गुड पाई माइनस 4 पाई माइनस पाई बाय 4 मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा था। अरे जो नंबर होता है उसमें दो तरीके देख लिया था, या तो इवन नंबर में कन्वर्ट करा पहला वाला 2n या फिर पाई की फॉर्म में 3n प्लस नहीं होएगा प्लस तब करते जब तो 3 पाई 16 लेगा माइनस 5 ओह माइनस सॉरी 15। 4 पाई कैसे? 4 पाई 15 था हाँ। तो पहले मैंने 3 सोचा था 12 हाँ। तो फिर मेरे को याद आया कि 4 पे 16 हो जाएगा तो वो 4 पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया। मेहनत करी तो काम आई, मतलब पास हो जाऊंगी तो पेपर में। सर हो गया, मिल गई वैल्यू 15 पाई बाय 4। 15 पाई बाई 4। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन्स जानते हैं क्या होती है? स्कूल में
स्क्यू स्क्यू लाइन स्क्यू लाइंस वो होती हैं जो पैरेलल भी नहीं होती और कभी मिलती भी नहीं है। पैरेलल भी नहीं होती और कभी मिलती भी नहीं है, जैसे तो फाइनल में कैसे देना है? हाँ वो ऐसे करके ऐसे रखी हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हो रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है। लेकिन ये याद रहे कि ये लाइन ऐसी हो गई कि इनको हम पीछे एक्सटेंड नहीं करेंगे। एकदम से साइंस वालों के दिमाग में एकदम से ये आ सकता है कि नहीं मैं तो उसको पीछे कर दूंगा, जैसे वर्चुअल इमेज बनाते पर हैं। सर वो डायरेक्शन रेडायग्राम है। हाँ, तो हम इसको पीछे एक्सटेंड नहीं कर सकते। हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके से जा रहे हैं दो वेक्टर्स, तो वेक्टर की डायरेक्शन तो मैं नहीं बदल सकता। तो एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो ये दो लाइंस हो गई और ये कभी मिल नहीं रही हैं, पैरेलल भी नहीं है। तो पैरेलल लाइंस तो कभी मिलती ही नहीं है, हमें मालूम है। और ये ऐसी लाइंस हैं जो कि पैरेलल भी नहीं है और मिल भी नहीं रही है, तो इनको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? वो डिस्टेंस होता है, कभी भी डिस्टेंस अगर निकाला जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाएगा ऐसे। जब भी डिस्टेंस हमसे पूछा जाएगा तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, हमने ये कहा इफ फर्स्ट लाइन इज, इसको L1 बोल दो, इसको L2 बोल दो। इफ L1 इज R vector is equal to A1 vector, A1 vector plus lambda B1 vector, R vector is equal to A2 vector plus, वो इस वजह से क्योंकि R की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है xi के प्लस yj के प्लस z के, ठीक है। तो R वेक्टर जो है वो वही रहेगा, ठीक है। तो जैसे याद करिए कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि कोई दो लाइंस हैं, तो एक लाइन जो हम कार्टेशियन सिस्टम में बोलते थे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गई, और दूसरी लाइन जो है उसको मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो x और y तो दोनों में ही रहेंगे ना, वो तो सेम ही रहेंगे। तो इसी तरीके से ये जो R वेक्टर है ये होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप, तो ये हमेशा सेम रहेगा दोनों में। तो दो लाइन है, ये A1 क्या हो गया कि जिस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है B1 इसका डायरेक्शन वेक्टर, B2 इसका डायरेक्शन वेक्टर। इसके बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, नोट करिए। सर ये डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है? कौन सा वाला डिस्टेंस निकालने वाला? डिस्टेंस निकालने वाला 3 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा है। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसको डालो एक ब्रैकेट के अंदर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये हो गया। और अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड और पूरे का मॉड, तो ये d आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये स्मॉल d आ गया। क्लियर है? ठीक है, एक तो ये हुआ। उसके बाद लिखें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये क्या हो जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू
A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर। अच्छा तो डायरेक्शन चाहिए। अच्छा ये जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लैम्बडा लिया है, यहाँ पर कोई दूसरा कांस्टेंट ले लीजिए म्यू, क्योंकि कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी दूसरा कांस्टेंट ले लीजिए म्यू। और डायरेक्शन वेक्टर इसमें सेम, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं, हमने अभी अभी भी देखा था। हमने अभी भी देखा था कि वही अगर हमारा कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो सेम होगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से हुआ तो इसमें क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, बी वेक्टर। हाँ ये वेक्टर फॉर्म आएगी, हाँ कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म रहने दो इसमें, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म ना बहुत बड़ी बन जाती है। तो वो जैसे हम पेपर पर सॉल्व करने बैठते हैं तो उसका फॉर्मूला ही इतना बड़ा है जिसमें हम खुद ही उलझ कर रह जाते हैं। जैसे आप देखो, तो वो मानते नहीं कार्टेशियन फॉर्म। नहीं, अगर आपके कार्टेशियन फॉर्म में आया हुआ है उसको फटाफट वेक्टर में कन्वर्ट करो, वेक्टर में कन्वर्ट करके इससे कर देना, शॉर्ट पड़ेगा। क्योंकि कार्टेशियन का फॉर्मूला देख लो ना यहाँ पर कितना बड़ा है, इतना बड़ा √B1C2 - B2C1 का होल स्क्वायर प्लस C1A2 - C2A1 का होल स्क्वायर, और ऊपर डिटर्मिनेंट सॉल्व करवा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट तो खैर हमें करना ही है सॉल्व, क्योंकि हम क्रॉस मैंने गलती कर दी। हाँ क्या, पेपर में ये आया था हाँ तो मैंने अपॉन में B1 का मॉड इनटू B2 का मॉड कर दिया। नहीं, B1 क्रॉस B2 वो करोगे और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये जब आएगा हमारे पास, तो मैं जानबूझकर इसमें कार्टेशियन वाला नहीं बता रहा आपको, सिर्फ वेक्टर से करना है इसको। कार्टेशियन से ना वो रायता फैल जाता है और गड़बड़ हो जाता है। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B वेक्टर और पूरे का मॉड। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 में ये बोल रहे हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 whose वेक्टर इक्वेशंस आर दिस, ठीक। तो अब दो लाइंस की अगर इक्वेशन दे रखी है तो वो इक्वेशन देखकर ही मुझे ये समझ में आ जाएगा कि वो दोनों लाइंस स्क्यू हैं या पैरेलल हैं। अगर दोनों के डायरेक्शन वेक्टर सेम है तो पैरेलल है, और अगर दोनों के डायरेक्शन वेक्टर अलग है, डायरेक्शन वेक्टर मतलब जो लैम्बडा में मल्टीप्लाई होता है वो वाला वेक्टर है, वो अगर अलग है तो फिर वो आपका स्क्यू लाइंस होगी। सेम है तो पैरेलल लाइंस। एग्जांपल 11 देखिए। एग्जाम्पल 11 में इन्होंने दिया है लाइन 1, ये है r वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप, r वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस लैम्बडा 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। लाइन 2 क्या दे रखी है, r वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, y कैप प्लस J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब स्क्यू लाइंस है, तो फिर ये वाला फंडा लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस वाला ये वाला फॉर्मूला। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर करना पड़ेगा पहले तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लीजिए A1 और A2 क्या है। A1 वेक्टर तो ये हो गया 1I कैप प्लस 1J कैप प्लस 0K कैप, ठीक है। A2 वेक्टर क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर ये वाला 2I कैप प्लस 1J कैप माइनस 1K कैप। तो A1 सर वो माइनस J कैप है।
अच्छा सॉरी वो नीचे ठीक है, मैं अभी इस पर आ रहा हूँ। हाँ मैंने वो बी वाला बोला। हाँ, अब b1 वेक्टर की बात करते हैं। तो b1 वेक्टर क्या हो गया, 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 1k कैप। और इसी तरीके से b2 वेक्टर ये वाला 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया। अब देखिएगा कि जब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर चाहिए मेरे को, तो पहले इसको अलग निकाल लो, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। i कैप j कैप k कैप 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 5 2। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। तो प्लस का आई कैप, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और माइनस 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5। माइनस जे कैप, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 2 इंटू 2 इज 4 और माइनस 3, 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, प्लस के कैप, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3। माइनस 2 प्लस 5 क्या हो गया 3, तो ये हो गया 3i कैप। अच्छा 4 माइनस 3 इज 1 तो माइनस 1j कैप। माइनस 10 प्लस 3 इज माइनस 7 माइनस 7k कैप। ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हो गया। मुझे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, हाथ के हाथ मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, i वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस j वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर और k वाले का स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ रहा है 59 पूरा। हाँ जी ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट 59। ठीक है, ये कैलकुलेट तो नहीं हो सकता। उसके बाद a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर चाहिए। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और a2 वेक्टर क्या है 2i प्लस 1j माइनस 1k। माइनस a1 वेक्टर क्या है 1i प्लस 1j प्लस 0k। तो 2 माइनस 1 इज 1i कैप, 1 माइनस 1 इज 0j कैप और माइनस 1 प्लस माइनस 0 तो ये तो माइनस 1k कैप। ये हो गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब डिस्टेंस निकाल लीजिए, t इज इक्वल टू पूरे का मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये कितना आया 3i माइनस 1j माइनस 7k। 3i माइनस 1j माइनस 7k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 1i प्लस 0j माइनस 1k अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड अंडर रूट 59। थ्री आई वाले में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया माइनस 1, ये हो गया 0 प्लस 7 10 अपॉन अंडर रूट 59। सर इससे कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलेगी? कार्टेशियन फॉर्म सर जैसे सर जब तो इसमें अच्छा, अगर दो equation- कार्टेशियन फॉर्म दी हुई अगर होती तो हाँ, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होता तो
लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होती तो वो मुझे किस तरह से दे रखी होती है, ऐसी होती x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b और इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो आप क्या करते, आप करते x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, वो तो हो जाता e वेक्टर। हाँ जी x1 ये i वन कैप वेक्टर प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, तो ये तो हो जाता हमारा e ये वेक्टर वन वेक्टर प्लस लैम्डा ai कैप प्लस बीजे प्लस bj कैप प्लस ck कैप, ये हो जाता हमारा b वेक्टर। ठीक है ना, a1 b1, ऐसे ही अगले का क्या होता है a2 b2 या फिर इससे ठीक है ना। उसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी वही सेम चीज़ है, वो पूरा बड़ा सा डिटर्मिनेंट दे रखा है, फिर नीचे एक बड़ा सा अंडर रूट है, तो वो अंडर रूट के अंदर उस पूरे को सॉल्व करोगे या कंपोनेंट्स को अलग अलग सॉल्व करोगे, वो लंबा पड़ेगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर ये, यहाँ गलती होगी नहीं आपसे बिल्कुल भी। तो वेक्टर वाला याद रखो, कार्टेशियन में दे भी रखा है, वो ये कहेंगे नहीं कि कार्टेशियन वाला फॉर्मूला यूज़ करके ही डिस्टेंस निकालना है, वो ये नहीं बोलेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, इतना कर लीजिए, अब बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से एग्ज़ाम वगैरह खत्म करोगे अपने, फिर आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करते हैं और टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो मेरे को 30 है और 5 का शायद 70 है। अच्छा।